Hello everyone, this is Pooja Rawat and now we will complete our history lesson 2 from trade to territory. Now, you know that in Battle of Plassey, Sirajuddaulah was defeated by the British East India Company and then British East India Company want to increase and want to do more trade, more business in India. So they started doing some other things in India and they want to become the Nawabs of the India. And for that they have done a lots of work. Company official becomes Nawab means they want to become the king here. What did it mean to be Nawabs? It, it meant, of course, that the company acquired more power and authority. But it also meant something else. Each company servant began to have vision to living like Nawab. Means जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी सर्वेंट इंडिया में आता तो उनकी यही मर्जी होती कि काश वो भी एक नवाबों की जैसी लाइफ जो है स्पेंड कर पाते, नवाबों की जैसी लग्जूरियस लाइफ को स्पेंड करना वो चाहते थे. दैट्स वाई वो भी यहाँ आके नवाब बनना चाहते थे. एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू कंपनी ऑफिशियल्स. And Robert Clive himself amassed a fortune in India. He had come to Madras, जिसको हम अब चेन्नई बोलते हैं, from England in 1743 at the age of 18. मीन्स 18 साल की उम्र में जो रॉबर्ट क्लाइव था जिसने कि सिराजुद्दौला को हराया था इन बैटल ऑफ प्लासी में. बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी ब्रिटिशर्स के लिए जो उन्होंने जीती और इंडिया में जो है उन्होंने अपने पैर गड़ाने स्टार्ट कर दिए. मीन्स उन्होंने इंडिया को एक तरह से कैप्चर करना बैटल ऑफ प्लासी से ही स्टार्ट कर दिया था. एंड व्हेन इन 1767 Robert Clive left India, his Indian fortune was worth 401,102 euros. इतने उसके पास पैसा था. मीन्स बहुत ज़्यादा मनी जो है उसने यहाँ से गेन किया. एंड व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. मीन्स वो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडिया में आते थे ट्रेड के लिए, लेकिन यहाँ का इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा मनी देखकर उन काफ़ी ज़्यादा करप्ट भी वो हो जाते थे और कुछ ज़्यादा करप्शन में भी बहुत ज़्यादा मनी वो लोग गेन करते थे. और फिर जिस वजह से उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अच्छा ऑफिसर समझकर उसको करप्शन अथॉरिटी में टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट किया. बट ही वाज हिमसेल्फ खुद उसको दोबारा से री एग्जामिन करना पड़ा इन 1772 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. मीन्स उसके पास इतना पैसा था, उसको लेके कंपनी को बहुत ज़्यादा शक था. ऑल्थो ही वाज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774 में उसने सुसाइड कर लिया. एंड हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीड इन मेकिंग मनी लाइक लाइफ. बहुत सारे ऑफिसर्स ने तो क्लाइव की तरह बहुत पैसा कमाया इंडिया में आके और बहुत सारे ने नहीं भी कमा पाए. मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ. कई तो यहाँ पे जल्दी मर गए क्योंकि कई जो कंपनी के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे कई तो वॉर की वजह से मर गए, कई डिजीज़ की वजह से उनकी डेथ हो गई. एंड मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ in India due to disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. तो उन सबको जो कि वॉर की वजह से या डिजीज़ की वजह से जिनकी डेथ हुई थी उनको हम लोग करप्ट नहीं बोल सकते. बट many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. मीन्स वो इतना ज़्यादा भी नहीं कमाना चाहते थे. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their riches. जो यहाँ से जिंदा गए थे ब्रिटिश ऑफिसर्स थोड़े बहुत पैसे के साथ, उन्होंने बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करी. They were called नवाब्स. उनको नवाब्स कहा जाता था. An anglicized version of the Indian word नवाब. नवाब जो वर्ड है वो नवाब से ही बना है. मतलब उनकी जो बोलने का एसेंट होता है तो वो नवाब की जगह नवाब बोलते हैं.
They were often seen as upstarts and social climbers in British society and were ridiculed to made fun of in play and cartoons. और कईयों का वहाँ पे जब वो वापस अपने ब्रिटेन में जाते थे उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, उनका कार्टून बनाया जाता था कि ये लोग दूसरी कंट्री से पैसे कमा के तब इंडिया से पैसे कमा के तब यहाँ आ रहे हैं. कंपनी रूल एक्सपेंस, कैसे कंपनी का रूल बनना स्टार्ट हुआ. If we analyze the process of annexation in Indian state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. कंपनी के लिए इंडिया इन 1757 में एक अननोन टेरिटरी था, मीन्स एक अनजान कंट्री था और यहाँ पे वो लोग डायरेक्टली अटैक नहीं करना चाहते थे. इंस्टेड इट यूज्ड एज वेराइटी ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. डायरेक्टली वो किसी भी इंडियन किंगडम को कैप्चर करने के बजाय किसी और के थ्रू जो है यहाँ पे अटैक करके तब वो यहाँ पे वो करना चाहते थे, इसके मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर in 1764, the company appointed resident in India state and they were political and commercial agent and their job was to serve and further the interest of the company. Although the residents, the company officials began interfering in the internal affair of Indian state. They tried to decide who was to be the successor of the throne and who was to be appointed in administrative posts. Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the term of the alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary force that company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian ruler failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. मीन्स उन्होंने नए नए रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए. उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पे किसी को भी किसी भी टेरिटरी के किंग, कोई भी किंग है, उसको किसी भी उसके किंग को वो डायरेक्टली कैप्चर नहीं करना चाहते थे. उनका मेन मकसद, उनका मेन जो फॉर्मूला ये उन्होंने अपनाया कि वो लोग उस टेरिटरी को बोलते थे कि आप लोगों को आर्मी रखने का कोई भी राइट नहीं है, आप लोग कोई आर्मी नहीं रखोगे और अगर आप आर्मी रखते हो तो आपको आर्मी के बदले जो है एक रिवेन्यू और एक टैक्स जो है हमें पे करना पड़ेगा. और अगर आप लोग वो टैक्स या वो रिवेन्यू अपनी आर्मी के बदले हमें पे नहीं कर सकते हो तो हम जो है आपकी टेरिटरी को ले लेंगे, टेकन अवे कर लेंगे एज अ पेनल्टी. means then part of their territory was taken away as penalty. For example, when Richard Wellesley was Governor General, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for the subsidiary force. Hyderabad was also forced to cede territories on similar grounds. मीन्स हैदराबाद और अवध की जो टेरिटरीज थी वो उन्होंने ऐसे ही सीज करी थी. द पावर डिड द रेसिडेंट हैव, मीन्स जो कंपनी के जो और पीपल्स वहाँ से आते थे उनके पास क्या क्या पावर होती थी. दिस इज़ व्हाट जेम्स मिल, द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल philosopher from Scotland, wrote about the resident appointed by the company. We place a resident who really is king of the country. मीन्स उनको बहुत सारी पावर दी जाती थी और वो यहाँ पर एज अ किंग जो है वो वर्क कर सकते थे. वट एवर इंजेक्शन ऑफ नॉन इंटरफियरेंस ही मे एक्ट अंडर, as long as prince act in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is to the British government, things go too quietly. They are managed without the residents appearing much in the administration of affair. But when anything of a different nature happen, the moment of prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing and disturbance. This is written by James Mill. Now we will read about Tipu Sultan, the tiger of Mysore. See, he is Tipu Sultan. This is the picture of Tipu Sultan and he is known as the tiger of Mysore. Why he is known as tiger of Mysore? इसके बारे में भी एक स्टोरी है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टीपू सुल्तान के बारे में क्या लेजेंड है. Kings
आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड्स, उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू folklore. Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782 में वो मैसूर के वो बने थे, किंग बने थे, रूलर बने थे. It is said that once he went hunting in the forest with a French friend. एक बार वो एक अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ फॉरेस्ट में गए थे हंटिंग के लिए, शिकार के लिए. There he came face to face with a tiger. His gun did not work and his dagger fell टू द ग्राउंड. मतलब उनकी गन ने अचानक से, वहाँ पे उन्होंने एक टाइगर को देखा और उनकी गन जो है वो बंद हो गई, काम करना उसने बंद कर दिया, और उनकी जो कटार थी वो भी ज़मीन में गिर गई. एंड ही बैटल विद द टाइगर अनआर्म्ड. उन्होंने बिना किसी हथियार के उसके साथ बैटल स्टार्ट कर दी टाइगर के साथ. अनटिल ही मैनेज टू रीच डाउन एंड पिक अप द डैगर. जब तक कि वो अपने छुरी तक, अपने हथियार तक नहीं पहुंच जाता था जो नीचे गिरी हुई थी, तब तक वो उसके साथ लड़ता रहा. फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल. और फाइनली उसने उस टाइगर को हरा दिया. आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर. ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग. और जो उसका फ्लैग था उसमें भी उसकी इमेज लगी हुई थी टाइगर की, टीपू सुल्तान की इमेज में. हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जिसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था. एंड यू नो वाई ही वॉज कॉल्ड द टाइगर ऑफ मैसूर. द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फेडरेशन व्हेन इट वॉज अ थ्रेट to its political or economic interest. This can be illustrated with the case of the southern Indian state of Mysore. Mysore had grown instant under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799. Mysore controlled the profitable trade of the Malabar coast where the company purchased pepper and cardamom. मीन्स वहाँ से टीपू सुल्तान के एरिए से कंपनी को कार्डिमन और पेपर मिलता था. मीन्स काली मिर्च, और कार्डिमन हम बोलते हैं इलायची को. In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwood, paper and cardamom का export through the port of his kingdom. अपने एरिया से टीपू सुल्तान ने कंपनी को इस चीज़ों का एक्सपोर्ट करना बंद करवा दिया. चंदन, सैंडलवुड, पेपर, काली मिर्च और कार्डिमन का, इलायची. एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. और जो उसके लोकल मर्चेंट्स थे उन्होंने उसको मना कर दिया कंपनी के साथ करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिकॉज दे वर द किंग, टीपू सुल्तान, एंड दे नो दैट कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है, यहाँ से चीज़ें सस्ते दामों में ख़रीद लेती है और आगे यूरोप के मार्केट में और अपने कंट्री में जाके इसको बहुत ही हाई प्राइस में सेल करती है. और मतलब हमारी कंट्री को इससे कोई भी हमें कंपनी को इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा हमारी कंट्री को. और ये लोग कोई रिवेन्यू भी पे नहीं करते हैं अपने ट्रेड के लिए. दैट्स वाई उन्होंने उनको बिल्कुल साफ मना कर दिया टीपू सुल्तान ने. ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. और उन्होंने फ्रेंच के साथ रिलेशनशिप बनाने स्टार्ट कर दिए थे. एंड मोडराइज्ड हिज आर्मी विद देयर हेल्प. और फ्रेंच लोगों की हेल्प से टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट कर दिया. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. और ब्रिटिश जो है अब टीपू सुल्तान को देख के डरने लग गए थे. दे सा हैदर एंड टीपू एज कम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस. दोनों ने देखा कि ये बहुत एम्बिशियस हैं दोनों के दोनों, एरोगेंट और डेंजरस है कंपनी के लिए. एंड रूलर्स हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रश्ड. इनको हमें या तो दबा देना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए. एंड 4 वार वर फाउट विद मैसूर. 4 वॉर्स जो है वो लड़ी गई. 4 वॉर्स की डेट दी हुई है, देखिए 1767 से 1769, 1780 से 84, 1719 से 92 और 1799. ओनली इन द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम की बैटल में उन्होंने उसे हरा दिया था. ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान को हरा दिया था, जिसको कि टाइगर ऑफ द मैसूर भी कहा जाता था. डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री. क्या कंपनी को उसमें विक्ट्री हासिल हुई थी? टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम.
टीपू सुल्तान अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें कि उनको मार दिया गया था उसी में ही। एंड मैसूर वाज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वॉरियर्स एंड द सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। अब पूरी तरह से कंपनी ने उसको कंट्रोल कर लिया था और उस पर बहुत सारे रूल्स जो है वो उन्होंने लगा दिए। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ टीपूज टॉय टाइगर। टीपू सुल्तान के ऊपर एक टॉय टाइगर बनाया गया था, जो कि कंपनी ने बनाया था, जिसको कि अभी भी बहुत संभाल के रखा गया है। इसमें ये एक टॉय टाइप का है। इसमें इसे खींचने से ये टाइगर रोर करता है और जो ये उसके नीचे जो ये शोल्जर है, ये इसके मुंह से आवाज़ आती है। मीन्स दिस टॉय टाइगर इज़ नॉन kept in the Victoria and Albert Museum in England, and the British took it away when Tipu Sultan died defending his capital Seringapatam in 4 May 1799. Means Tipu Sultan was died in 4 May 1799. War with Marathas means now what happened? War with Marathas. From the late 18th century, the company also sought to curb the eventually destroy Marathas' power. With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dreams of ruling from Delhi was shattered. They were divided into many states under different chiefs belonging to dynasties such as Sindhia, Hokkar, Gaikwad and Bhosle. मीन्स मराठास जो है बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुके थे। एंड दीज चीफ्स वर हेड टुगेदर इन अ कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा। तो जो इन सबको कंट्रोल करता था उसको पेशवा कहा जाता था, मीन्स प्रिंसिपल मिनिस्टर। एंड हु बिकम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे। पुणे में इनका हेड होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। एंड महादजी सिंधिया एंड Nana Fadnis were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. The Marathas were subdued in a series of wars. In the first war that ended in 1782 with the Treaty of Salbai, there was no clear victory. The Second Anglo-Maratha War 1803-05 was fought on different fronts, resulting in the British gaining Orissa and the territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. Finally, the Third Anglo-Maratha War in 1817 and 1719 crushed Maratha power. इस वार में जो है पूरी तरह से मराठास की पावर जो है वो क्रश कर दी गई। And the Peshwa was removed and spent away to Bithur near Kanpur with a पेंशन। तो उनको बोला गया कि आप बिठूर जाओ कानपुर में और वहाँ पर अपनी पेंशन से वहाँ पे रहो। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। अब साउथ के विंध्यास में भी, विंध्याचल में, विंध्यास की साइड उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल कंपनी चारों तरफ फैलाती जा रही थी। एंड द क्लेम ऑफ पैरामाउंटसी। पैरामाउंटसी में कैसे उन्होंने कंट्रोल स्टार्ट किया? इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाउ दैट सी दिस इज द पिक्चर ऑफ लॉर्ड हार्सिंग। लॉर्ड हार्सिंग की पिक्चर है ये। It is clear from above that from the early 19th century the company pursued an aggressive policy of territorial expansion under Lord Harsing, Governor General, from 1813 to 1823. A new policy of paramountcy was initiated. Now the company claimed that its authority was paramount of supreme, hence its power was greater than that of Indian state. In order to protect its interests, it was justified in annexing the threatening of annexing Indian kingdom. This view continued to guide later British policies as well. And this process, however, did not go unchallenged. For example, with the British tried and annexed the small state in Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took the arm and led an anti-British resistance movement. मीन्स रानी चेन्नम्मा ने जो है एक एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट चलाया। रानी चेन्नम्मा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसमें, आपको ये नाम याद रखना होगा। कर्नाटका से थी वो एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट उन्होंने चलाया था। शी वाज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। बट रयन्ना अपूर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर कैरिड ऑन द रेसिस्टेंस। मीन्स उसके बाद जो एक चौकीदार था
उसका नाम था रयन्ना, उन्होंने उनकी चेन्नम्मा की वॉर को, रानी चेन्नम्मा की जो वो थी उसको आगे बढ़ाया। विद पॉपुलर सपोर्ट है डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप एंड रिकॉर्ड्स। पूरी तरह से बहुत उन्होंने तहस नहस मचाई ब्रिटिश में। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830, और फिर उसको रयन्ना को भी 1830 में हैंग कर दिया गया। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केस ऑफ रेसिस्टेंस लेटर इन द बुक। आप आगे भी हम बहुत सारी स्टोरीज पढ़ेंगे किस तरह से ब्रिटिश ने दबाया इंडियंस को। इन द लेट 1830 द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। रशिया को लेकर भी उन्हें डर था कि अब रशिया कहीं यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट कर दे या इनकी हेल्प करे। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. They fought a prolonged war with Afghanistan between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. Sindh was taken over in 1843. Next in line was Punjab, but the presence of Maharaja Ranjit Singh held back the company. After his death in 1839, two prolonged wars were fought with the Sixth Kingdom. Ultimately, in 1849, Punjab was annexed. The doctrine of lapse. The final wave of annexation occurred under Lord Dalhousie, was the Governor General from 1848 to 1856. He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. Means Lord Dalhousie ने एक Doctrine of Lapse निकाला. The doctrine declared that if the Indian ruler died without the male, his male heir, his kingdom would lapse. Means डलहौजी ने जो है एक नया रूल निकाला कि अगर कोई किंग बिना किसी हायर के, बिना किसी मेल हायर के, मतलब उसको कोई बेटा अगर नहीं होता है तो उसके जो उसकी जो डायनेस्टी है या उसका जो भी किंगडम है उसको अपने में लैप कर लेगा, मिला लेगा अपने उसमें, अपने राज्य में मिला लेगा. दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी एंड वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज अनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन. और इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करने के बाद इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं किंगडम, वो सब के सब जो है उसमें मिलते गए. इसमें आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कि डलहौजी लेके आया था इंडिया में. डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि अगर कोई भी किंग जो है बिना किसी मेल हायर के उसकी डेथ हो जाती है तो वो किंगडम जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटरी में मिला लेगी. और इसके साथ उन्होंने सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में एंड झांसी को 1854 में मिला दिया. झांसी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है. रानी झांसी की उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी लेकिन फिर भी 1854 में उन्होंने झांसी को भी ऑक्यूपाई कर लिया. एंड फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध को. उन्होंने 1856 में अवध को भी हड़प लिया. एंड दिस टाइम द ब्रिटिश हैज़ एन added argument. They said they were obliged by duty to took over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab, encouraged by the humility way in which the Nawab was disposed. So means कंपनी जो है बहुत सारे काम ऐसे कर रही थी कि जिसको लेकर के लोगों जो है उनके मन में जो है कि अब कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा हेट जो है आने लग गया था. इसमें देखिए महाराजा रंजीत सिंह की एक पिक्चर आपकी बुक में शो हुई है जो कि अपना कोर्ट चला रहे थे महाराजा रंजीत सिंह. आगे देखिए ये एक पिक्चर है इंडिया के मैप की, जो वो एरियाज़ दिखाए हैं जो उन्होंने कैप्चर करे थे. येलो कलर से दिखाया गया है कि वो एरियाज़ जो है अंडर ब्रिटिश रूल और एरियाज़ नॉट अंडर ब्रिटिश रूल जो है वो रेड कलर से हैं. ठीक है, तो पहले वाले मैप में वो जो रेड कलर से एरियाज़ है वो ज़्यादा है, मतलब जो ब्रिटिश रूल के ऑक्यूपाई नहीं थे. और दूसरे वाले मैप में आप यू कैन सी दैट कि उन्होंने कितने सारे एरियाज़ को धीरे धीरे, येलो वाला पार्ट धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया था कि उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था अपना एरिया. इसमें शो करता है in this map also you can see that expansion of British territory power in India. And see, look at these maps along with the present day political map of India. In each of these maps, try and identify the different part of India that were not under British rule. Setting up a new administration.
वॉरेन हास्टिंग गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 टू 1785 वो थे। और इसमें साइड में देखिए आपके कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। काजी, काजी एक जज होता है। मुफ्ती, मुफ्ती अ जूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्ट्रेट। एंड इम्पीचमेंट होता है एक ट्रायल बाय द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस द मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। Setting up a new administration was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By this time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative unit called presidencies. These were three presidencies थी उनकी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। मेन जो है वो यहीं से अपना सारा का सारा काम करते थे। ईच वॉज रूल्ड बाय अ गवर्नर, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, and was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reform, notably in sphere of justice.